Good morning, study time only. Today is Friday, 5 June 2020, and we are going to discuss The Hindu analysis. आज है 5 जून और आज के दिन होता है हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो आप लोगों को आज बताना है कि इस बार की थीम क्या है। सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है 2020 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम है उसको क्या कहते हैं, वो थीम क्या है वो आपको कमेंट में लिख के बताना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसकी पीडीएफ जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं बता देता हूं, पीडीएफ या पीपीटी के लिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम हैंड रिटन नोट्स की मदद से चीज़ों को डिस्कस करते हैं, साथ में बताया जाता है किस तरीके से आप आर्टिकल से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं, नोट्स को बना सकते हैं, जिसका रिवीजन आप फर्दर अपनी स्टडी में कर सकते हों। साथ में ही जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो तो हम देखते ही हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को भी देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो एक आंसर राइटिंग में यूज किया जाता है उसको हम देखते हैं। इस तरीके से नियरली हर 1 से 2 दिन में ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं, तो उन सभी वर्ड्स को हम अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो ये हमारी जर्नल से इंट्रोडक्शन रहता है, जर्नल से चीज़ें रहती हैं जो हम डिस्कस करते हैं, और साथ में इम्पॉर्टेंट जितने भी न्यूज़ेस रहते हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो एक फुल हॉलिस्टिक वे में सभी आर्टिकल्स को, सभी न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। लास्ट तक देखना है और कंटिन्यूसली देखना है आपको, तभी आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो हम चीज़ों को बता सकते हैं, पर डेफिनेटली हम उस चीज़ को रोज़ नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि बाकी न्यूज़ को भी कवर करना होता है, अगर हम इस तरीके से सभी न्यूज़ को लेके चलेंगे तो हमारा लेक्चर बन ही नहीं पाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी देखने में बोरिंग लगेगा। इसलिए आप लोग कंटिन्यूसली देखिए, कंटिन्यूटी बनाइए, आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जून की मैगज़ीन मैंने टेलीग्राम जो योजना की मैगज़ीन है उसको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दी है, तो आप लोग ज़रूर से जाके उसको रीड करिए, पढ़िए, और उसके ऊपर हम लेक्चर लेके आने ही वाले हैं। PT 365 की जहाँ बात कर रहे थे हम, विज़न IAS की PT 365, तो काफ़ी टाइम से मैंने उसे रोक दिया था बिकॉज ऑफ सम इशूज़। तो उन लोगों ने क्या किया था, विज़न IAS वालों ने कॉपीराइट इशू मारे थे, तो अब हम क्या कर रहे हैं, PPT के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया है मैंने। तो अब हम स्टार्ट करेंगे उस मैगज़ीन को भी, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। आप बिल्कुल घबराइए मत, सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा, साथ में इनसाइट IAS के करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करूँगा, डेली MCQ को डिस्कस करूँगा, सभी चीज़ों को हम एक हॉलिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले अपने डिस्कशन को। सबसे पहले हम पहुँचते हैं फटाफट आगे अपने एडिटोरियल सेक्शन की ओर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे ये पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये क्या स्काई रॉकेटिंग टेंशन है उसको डिस्कस करेंगे। अचिल फॉर US चाइना रिलेशन, तो जनरली US चाइना ये भी है और ये भी, तो दोनों आर्टिकल को हम मिक्स करके ऐड करके डिस्कस करेंगे। US और चाइना का रिलेशन क्या है, उसके क्या इफेक्ट्स निकल के आएंगे, इंडिया के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही नेक्स्ट हम देखेंगे स्विस चीज़ एंड डिफेंस रिफॉर्म, तो ये स्विस चीज़ क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ही मॉडल बताया जा रहा है, इस तरीके से मॉडल होता है, तो उसके बारे में जो डिफेक्ट्स निकल के आते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। देन किलिंग गजा, जिस तरीके से आप सभी लोग जानते होंगे केरल के अंदर एक हथनी को किस तरीके से मार दिया गया है। जो आपका पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल के साथ उनको जो क्रैकर्स से जलते हुए क्रैकर्स उसके मुंह में डाल दिए गए थे, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जनरली इसके ऊपर जो है गडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट आई है और माधव गडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट है, माधव कमेटी और गडगिल कमेटी, तो उसकी रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। जनरली यहाँ पे देखिए सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो निकल के आएगा ही। जनरली इसमें आप कॉन्फ्लिक्ट, ये जो केस हुआ इसके अंदर आप कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस एलिफेंट ने केरला के अंदर कहीं पे भी कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करी, जबकि उसको इसके साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया। इसके बाद भी वो बहुत ही शांत तरीके से रही और जाके पानी में खड़ी रही। मे बी पॉसिबल उसको पानी में थोड़ा सा ऐसा मिला होगा, रिलीज़ मिला होगा, इसलिए वो जाके खड़ी रही
और ये इनह्यूमन चीज़ें दिखा रही हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन है, आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जोड़ सकते हैं। और जनरल से चीज़ें आप खुद सोचिए कि किस तरीके से ये चीज़ हो रही है हमारे सोसाइटी के अंदर, जो आज बहुत ज़्यादा एजुकेशन, देखिए वहाँ पे कितना ज़्यादा एजुकेशन है, लेकिन आज का जो एजुकेशन है, लोग सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स इन सब को पढ़ लेने से एजुकेट नहीं हो जाता है इंसान। एक जो सेंसेस होने चाहिए उसके खुले होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों के अंदर जो इनह्यूमन कंडीशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यही सारी चीज़ें शो कर रही हैं। तो हमें आज ज़रूरत है कि हम लोगों के अंदर इथिक्स डेवलप करें। इथिक्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अब देखिए कुछ लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे कंसर्न जगाया है और इसको लेके आए हैं, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे डेथ हुई है तो एक हाईलाइट हो गया है सोशल मीडिया के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करी हैं, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा ऐड भी है। आप खुद सोचिए कि जो लोग एक तरीके से नॉन वेज को खाते हैं, नॉन वेज को चीज़ों को मार के खा रहे हैं, एक तरीके से वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं गलत है। आप अपने लिए चीज़ों को किस तरीके से मार खा रहे हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे साथ में इस आर्टिकल को। और नीचे ये जो आर्टिकल है एम्ब्रेसिंग अल्टरनेटिव प्रोटीन, तो यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस करें प्लेनेटरी हेल्थ क्या होता है और इससे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। जो फैक्ट्री फार्मिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फैक्ट्री फार्मिंग के बारे में दिया गया है। जनरली ये लार्ज स्केल पे यूएस के अंदर, यूएस में और चाइना के अंदर देखने को मिलता है, जिसके वजह से वेरियस जो इस तरीके से बीमारी है, वायरस है जो निकल के आते से कोविड-19 वगैरह की एग्जांपल दिए गए हैं। मे बी पॉसिबल ये वहाँ से निकल के आया हुआ है। फैक्ट्री फार्मिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ में आगे हम मूव करते हैं, देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हमारे लिए है, न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिजास्टर डिस्प्लेस लैक्स स्टडी ने ये बताया। तो डिजास्टर के बारे में ये हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट का जो रिपोर्ट आई है 2020 की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में। देन वंदे भारत मिशन, आप सभी लोग जानते हैं वंदे भारत मिशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है हमारे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल जो है इंडियन सिटीजन जो बाहर से हम लेके आ रहे हैं वो बहुत ही जो है 1.76 जो लेक नेशनल से यहाँ पे ये एक तरीके से रिकॉर्ड इसने बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो जनरल चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पीएम प्राइवेट सेक्रेटरी टोपनो गेट्स वर्ल्ड बैंक असाइनमेंट। तो यहाँ पे इनको जो सीनियर एडवाइज़र ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन वॉशिंगटन, तो इनको ये सीनियर एडवाइज़र के रूप में ले लिया गया है। तो जो देखिए यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को जब भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हो तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा रोल है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे WHO हो गया, एग्जीक्यूटिव हमारे चेयरमैन हैं, WTO हो गया, यहाँ किस तरीके से बढ़ रहा है वो सारी चीज़ों को आप मेंशन हैं। और ये बहुत अच्छा टाइम है जब हम अपने चीज़ों को और आगे लेके जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून दैट मीन्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। एक संकल्प हम सभी लोगों को जो लेना चाहिए वो आप मेरे साथ ले सकते हैं कि प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर हम संकल्प लें कि हम न केवल प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रकृति समर्थ, दुनिया सुंदर एवं जीने योग्य बनेगी। तो ये बहुत देखिए इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं, आप लोगों को समझना है। देखिए एग्ज़ाम एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है, दोनों को आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए। हम जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम अपनी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात समझदारी की आती है कि एक समझदार इंसान होने के नाते आपको ये चीज़ों को थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रकृति के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, आपको भी ये चीज़ निभाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप प्रकृति का संरक्षण करिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जैसे कि रिसेंटली अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो इटली के अंदर किसी एक बहुत बड़ा ये बिजनेसमैन थे,
जो जिनको कोरोना वायरस हो गया था, तो वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा था। और ये वो क्या कह रहे थे कि जब वो वेंटिलेटर में थे, ऑक्सीजन वगैरह ले रहे थे, तो वो जनरल से उन्होंने एक बात कही कि हम चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं। जो पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, आज इस ऑक्सीजन के लेने के लिए, घंटे भर के लिए ऑक्सीजन को लेने के लिए मुझे कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, आज पता चल रहा है। तो एक्चुअल में उन्होंने ये चीज़ दर्शाई है कि हम एक पे नहीं कर पा हम जो है एक्चुअल में पे नहीं कर रहे हैं। जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं वो हमें फ्री एयर देती है और एक बहुत ही क्लीन एयर देती है, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। अगर मे बी पॉसिबल कल अगर कोई पेड़ पौधा अगर जो है आपसे वैल्यू मांगने लग जाए कि अगर आप हवा लेंगे तो इसका इतना पैसा देंगे, तो आप फिर उसमें भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा कि ये मेरा पेड़ है, ये तुम्हारा पेड़ है, ये है। तो इस तरीके से चीज़ें मे बी पॉसिबल कि आगे फ्यूचर में हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ये चीज़ दर्शाती हैं कि कितना ज़्यादा हमें ज़रूरत है प्रकृति की, कि हमें प्रकृति को बचा के रखना चाहिए। जनरल सी चीज़ें हैं, आप दूसरों के लिए मत, आप खुद के लिए बचाइए। अगर आप खुद नहीं बचाएंगे तो आप खुद नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो आज हमें लेना चाहिए, और मे बी पॉसिबल आगे हमें इस तरीके से कदम उठाने चाहिए। द हिंदू के एनालिसिस में पहला आर्टिकल हमारा है यूएस चाइना रिलेशन। इसको हम देखेंगे। यूएस चाइना रिलेशन, देखिए यूएसए ने क्या किया है, हांगकांग के अंदर स्पेशल ट्रेड फैक्टर जो स्टेटस था, स्पेशल ट्रेड स्टेटस, उसको ख़त्म कर दिया है। इसको आपको याद रखना है, एक इन्फॉर्मेशन है। चाइनीज़ कंपनीज के जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है उसे रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। चाइनीज़ जो ग्रेजुएट आए हैं उनके ऊपर रोक लगा दिए, तो इस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया है। और जनरली यूएसए ने ओपनली कह दिया है कि अब एक तरीके से कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन है, न्यू कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन अराइज हो रही है। यूएसए ने कहा है, यहाँ पे एक वर्ड जो मैं बोलता हूँ ना कि आपसे जनरली कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको याद रखना चाहिए, रिविजनिस्ट पावर। देखिए रिविजनिस्ट पावर ये क्या है, चाइना के लिए कहा जा रहा है ये जनरली, एंड ऑफ करंट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको समझना है रिविजनिस्ट पावर क्या है। रिविजनिस्ट पावर आप कह सकते हैं एक तरीके से ऐसी पावर, रिविजनिस्ट जो वर्ड है आप इसका यूज कर सकते हैं। अलग से डिक्शनरी बना लीजिए, अपनी जीएस डिक्शनरी, आप उसका नाम लिख लीजिए, जीएस यूपीएससी डिक्शनरी, जिसके अंदर जब भी मैं इस तरीके से वर्ड्स के बारे में डिस्कस करूं तो आप उन वर्ड्स की डेफिनेशन को जरूर से लिखिए और उसके बारे में जरूर नोट डाउन करिए, उसका यूज करने की कोशिश करिए जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। आपके आंसर देखिए कितना क्वालिटी वाइज आपके आंसर एक इनहेंस होके आएगा जब आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। रिविजनिस्ट पावर का मतलब होता है कि जब कोई कंट्री जो है करेंट जो सिस्टम चल रहा है, करेंट जो पावर सिस्टम चल रहा है कि सपोज यूएस जो है टॉप में है अभी, जिसके पास ज़्यादा पावर है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रही हो, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हो, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आने की कोशिश कर रही हो, तो वहाँ आप इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। आईआर के अंदर जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात चल रही हो तो वहाँ पे आपका जीएस पेपर 2 के अंदर और जो भी ऑप्शनल जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 के हिसाब से भी जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन, और जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आईआर के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा, ध्यान रखना होगा। चाइना के अंदर ये बताया जा रहा है कि चाइना किस तरीके से चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए चाइना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आज के टाइम पे। आप खुद देखिए उसने OBOR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किया, जिसके अंदर वो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। जीपीएस सिस्टम बीडा उसने अपना जीपीएस सिस्टम खुद का बना लिया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में बैंकिंग जो है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एनडीबी हो गया, तो ये एडीबी एनडीबी ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो उसने अपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी काफ़ी रिफॉर्म करके रखे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी उसकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। डिजिटल पेमेंट जैसे अलीपे वगैरह हो गया, अब उसने डिजिटल पेमेंट को भी बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। अब वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर जो अगर आप बात कर रहे हो तो चाइना ही सबसे आगे 5G टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो जब भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, ट्रेड की बात कर रहे हो, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो, फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो, जीपीएस सिस्टम की बात कर रहे हो या बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हो, तो हर सेक्टर में चाइना किस तरीके से उभरते हुए आ रहा है। अगर आज के टाइम पे इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया को आज ज़रूरत है, इंडिया अकेले काम नहीं कर सकता है, इंडिया को अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
चाइना एक तरीके से यूएसए वगैरह की उसको हेल्प लेनी ही पड़ेगी अदर कंट्री। लेकिन चाइना यहाँ पे सेल्फ रियलाइज, जो हम इंडिया के लिए बात कर रहे हैं, वो चाइना वहाँ पे हो चुका है। चाइना ये चीज़ मॉडल को पहले ही अडॉप्ट कर चुका है और सेल्फ रियलाइज हो चुका है। तो यही सारी चीज़ें जो हमें समझना होगा और हमें इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। न्यू कोल्ड जो वॉर है जो अराइज हो रहा है, और कह चुके हैं हम कि इसके अंदर कोई भी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं। मे बी पॉसिबल हम एक नया सेपरेट सेशन लेके आए जहाँ पे हम जो पुराना कोल्ड वॉर था और न्यू कोल्ड वॉर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों के डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे कि नो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे कोई भी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इकोनॉमिक टाइज नहीं है, मतलब इकोनॉमिक टाइज अभी भी है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक टाइज खत्म हो गई, अभी भी ट्रेड वगैरह यूएस और चाइना के बीच में अभी भी चल रहा है। मिलिट्री कॉन्फर्मेशन नहीं हो रहा है, कि ऐसा नहीं हो रहा कि मिलिट्री की तनातनी हो रही है, मिलिट्री खड़ी है यूएस और चाइना के बीच में। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कोल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे देखने को मिला था वो अभी देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो एक ये नए तरीके का है, इसलिए हम इसे न्यू कोल्ड वॉर कह रहे हैं। क्लियर। अब रिविजनिस्ट स्टेट, देखिए इसको आपको समझना है। ये जो टर्म है इज अ टर्म फ्रॉम द पावर ट्रांजिशन थ्योरी विद इन द वाइडर फील्ड ऑफ आईआर। ये आईआर की एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिसको आप लिख सकते हैं स्टेट हुज ऑब्जेक्टिव इज टू चेंज और पुट एन एंड ऑफ द करंट सिस्टम। जिसका जो स्टेट की ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो करंट सिस्टम को चेंज करे। यहाँ पे चाइना के रोल को दर्शाया गया है, तो चाइना के है तो जरूर से अपनी डिक्शनरी में मेंशन कर लीजिए इस नए वर्ड्स को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और जनरल जानने के लिए भी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल था स्विस चीज मॉडल। देखिए सबसे पहले तो आप इसके फिगर देख लीजिए, ये है स्विस चीज मॉडल। ये कोई भी डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट्स को हम क्या करते हैं एक ही लाइन में रख दिया। ये देखिए, तो जनरली हमें पता चल जाएगा। देखिए चीज़ के अंदर क्या होता है, एक एक लेयर होती है। तो अपने जो कोई प्रॉब्लम्स है उसको, हर एक प्रॉब्लम्स को एक लेयर के अंदर हमने रख दिया। उस लेयर से कोई भी डिफेक्ट्स वगैरह जो निकल के आ रहा है उसको हमने पता लगा लिया, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्विस चीज़ मॉडल। अब देखिए एसोसिएट विद द एक्सीडेंट इन्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन डिफेंस सेटअप की यार में बात की जा रही है। तो 3 स्लाइड्स के अंदर इसको सेटअप किया गया। पहला क्या है, पॉलिसी मेकिंग एपेरेटस। पॉलिसी मेकिंग एपेरेटस कौन कौन से हैं, 2 हैं यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इन दोनों की बात की जा रही है, ये दोनों एक बन गए। सेकंड नंबर पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जो बात चल रही है। तीसरा क्या है, ऑल 3 सर्विसेज। ये जो तीनों हैं, ये 3 सर्विसेज मतलब यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स, तो तीनों यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। 3 सर्विसेज, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग एपेरेटस जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन सब लोगों को कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए जो न्यू वॉरफेयर होगा तो अब इस तरीके से नहीं होगा कि बंदूक लेके खड़े हुए हैं, मे भी पॉसिबल हो सकता है लेकिन बहुत कम सिचुएशन ऐसी होगी। अभी क्या होगा, टेक्नोलॉजी वॉर होगा, अभी साइंस वॉर होगा, अभी डेटा वॉर होगा, अभी कंप्यूटर वॉर हो सकता है, अभी वायरस वॉर हो सकता है। इस तरीके से वॉर निकल के आ सकते हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि जो आर्मी के अंदर जो हम भर्तियां करें, जो आर्मी के अंदर लोगों को रिक्रूट करें, तो यहाँ पे ज़रूरत हो जाती है कि इंटेलेक्चुअल लोग होने चाहिए। वैसे भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, लेकिन अब वो जो इंटेलेक्चुअल लोगों की कैटेगरी है वो थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए। अब हमें फोकस करना चाहिए जिसको कंप्यूटर के अंदर, जिसको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है, जिसके पास डेटा प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ उसने सीख के रखी है, ऐसे लोगों को लेके आया जाए। अभी हमें एक अलग से आर्मी बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से यूएस क्या कर रहा है, स्पेस आर्मी बना रहा है। हमें चाहिए कि हम एक सजेशन रखिए कि जब हम एक ऐसी आर्मी को तैयार करें जो टेक्नोलॉजी, साइंस, वायरस, डेटा, इन सभी चीज़ों से डील करे और उसको आर्मी जैसे ही ट्रीट किया जाए। वो अंदर बैठ के, बाहर जाके वॉर न लड़े, लेकिन अंदर बैठ के इन सारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। हमारे इंडिया को डेटा से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो ये टेक्नोलॉजी से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो हमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मे बी पॉसिबल फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी
एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आज हमें ज़रूरत है कि आज हम क्या करें, एक ऐसी आदमी लेके आए जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही हो, टेक्नोलॉजी सारी चीज़ों को संभाल के रखी हो। तो एक ऐसा सिस्टम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि मिनिस्टर भी ऑल द थ्री जो 3 आर्मी है इनके अलावा भी काम कर रही हो। तो ये एक मॉडल है जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने ये देख लिया, अल्टरनेटिव प्रोटीन्स की हम बात कर रहे थे। देखिए जनरली क्या होता है, एनिमल्स को मार दिया जाता है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं चिकन हो गया और जो भी इस तरीके से चीज़ें हैं उनको खाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। इस तरीके से मैक्सिमम लोग बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे हैं, इस तरीके से जो कर रहे हैं, जनरली ये चाइना के अंदर देखने को मिलता है। वैसे तो हर एक जगह देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर भी अब बहुत तेज़ी से चीज़ बढ़ रही है इंडस्ट्री, और यूएसए के अंदर ये यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रोटीन के जो बात करता हूँ, एग्रीकल्चर क्या है आपको समझना होगा। डोमिनेंट फूड प्रोडक्शन सिस्टम इन द यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फूड प्रोडक्शन सिस्टम है। लार्ज स्केल ऑफ मोनोकल्चर, हैवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड मीट प्रोडक्शन इन CAFO कन्फाइंड एनिमल फीडिंग ऑपरेशन। यहाँ पे बात की जा रही है, आपको ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किस तरीके से क्या करता है, एक मोनोकल्चर तैयार किया जा रहा है। सपोज कहीं पे भी मीट प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, मीट में इस तरीके से बिल्कुल बना के रख लिया। यहाँ पे चिकन, तो इसकी एक फैक्ट्री बना के रख ली। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो अभी हमने एक हाथी के जो एक तरीके से कंसर्न जाहिर किया, तो ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो चीज़ दिखा रहा है। अब देखिए सिंपल चीज़ है, एक हाथी को तैयार करने के लिए, या फिर मैं बात करता हूँ कि एक मुर्गी को या फिर एक मीट को, एक बकरी को, कोई भी एनिमल को तैयार करने के लिए जो तो वो तैयार होता है, तो कितनी चीज़ें, जो पानी का सेवन करता है, वो पेड़ पौधे खाता है, वो बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करता है इकोलॉजी से, और फिर आप उसे एक झटके में ख़त्म कर देते हैं और एकदम से उसका बिल्कुल खा लेते हैं और वो सारी चीज़ करते हैं। तो एक चीज़ गलत है, आप इकोलॉजी को भी यहाँ पे छेड़छाड़ी कर रहे हैं, तो छेड़खान हो रही है इकोलॉजी के साथ। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे। अब बताया जा रहा है कि इंडिया को ज़रूरत है कि आप अल्टरनेटिव प्रोटीन का सोर्स ढूंढिए। आप जो दालें हैं, आप अपने जो उनसे प्रोटीन निकालने की कोशिश करिए। आप जो अपना जो फूड प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, उसको बढ़ाइए, ना कि इस तरीके की इंडस्ट्री को। देखिए जनरली क्या होता है, चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो चाइना के अंदर खाया नहीं जाता। स्नैक्स से ले लीजिए, आप देखिए जंगलों से निकाल के अंदर जो कहीं छुपे हुए हैं, तो जंगलों से निकाल के वो जो स्नैक्स हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, उनको लेके आया जाता है, उनको तला जाता है, और कहीं कहीं तो उनको रॉ में भी खाया जाता है, बिना तले बिना वो करे भी उसको खाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से घिनौना काम है, मैं तो इसे घिनौना ही कहूँगा जनरली, कि आप किस तरीके से छेड़खानी कर रहे हैं। आप अपने पेट भरने के लिए दूसरों को, मतलब एक तरीके से किस तरीके से ज़रूरत जब नहीं है फिर भी आप उनको खा रहे हैं एक बुरी तरीके से, वो बेचारे अंदर घुसे हुए तो उनको निकाल के आप उनसे छेड़खानी कर रहे हैं। तो कोविड-19 ने तो एक चीज़ बताई दी कि अगर आप इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी करेंगे तो इस तरीके से वायरस जो है निकल के आते रहेंगे, और मे भी पॉसिबल कि आगे आने वाले टाइम में ये फ्यूचर में ये चीज़ें एक नॉर्मल हो जाए कि चलो इस साल ये वायरस आया है, कोविड-19 आया, अगले साल कोविड-20 आ जाएगा, फिर कोविड-13 आ जाएगा। तो ये अलग अलग नंबर पे, जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, स्वाइन फ्लू हो गया, तो इससे बर्ड फ्लू हो गया, फिर कहीं ये फ्लू हो गया, कहीं ये हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे लिए फिर एक जर्नल हो जाएंगी कि चलो ठीक है, अब इतने दिन के लिए लॉकडाउन लग गया, अब इतने दिन के लिए लॉकडाउन लग गया, अब ये इस तरीके से। तो ये फ्यूचर की कंडीशन में बता रहा हूँ, ये फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से फ्यूचर हो सकता है। अगर आज ये मानव नहीं सुधरा, आज अगर हम लोगों ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी, जो हम इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बार बार नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट देखने को हमें बहुत ही बड़े लेवल पे मिल सकता है। तो आप लोगों को भी समझने की जरूरत है, आप लोग अवेयरनेस उठाइए इन चीज़ों के प्रति। और अगर आप में से किसी ने भी ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आज से ही कोशिश करिए कि उस चीज़ को छोड़ें। अगर आप सुधर सकते हैं तो आगे बदलाव लाने की कोशिश करिए। पढ़ाई का असली मतलब यही है कि आप चीज़ों को अगर आप जान रहे हैं तो उन चीज़ों को जो है पॉजिटिव वे में लेके चलें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एक बहुत सी चीज़ें हैं कितने ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट, अगर हम उनको छेड़ेंगे तो वो बेसिक बात है कि उल्टा इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा।
प्लेनेटरी हेल्थ केयर की जो बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ एक नेचर है, हम ट्रीज को काट रहे हैं, एनिमल्स को खा रहे हैं, प्लांट्स को काटे जा रहे हैं, इकोलॉजी को, डेजर्ट को, एक तरीके से इन सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं हम। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, फैक्ट्री फार्मिंग वगैरह एक बहुत ज़्यादा, हमें इसको खत्म करने की जरूरत है आज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो हमारी मैन ह्यूमन जो एक्टिविटी, उसकी वजह से हम कितना ज़्यादा एक्टिव इन सारी चीज़ों को छेड़ें। तभी ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स के अंदर ही लिखी हुई हैं और ये जनरल सी चीज़ है जो आपको जानना चाहिए एक ह्यूमन होने के नाते कि हमें किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, तभी हम भी प्रोटेक्ट रह पाएंगे। तो ये सारी चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी। डिजास्टर डिस्प्लेस जो है अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि 50 लाख से भी ज़्यादा जो है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है पिछले साल, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के अंदर चीज़ देखने को मिला है। यहाँ पे कुछ डेटा दिए हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं। 26 लाख जो है यहाँ पे साइक्लोन फनी की वजह से हुए हैं, 18 लाख जो है साइक्लोन वायु की वजह से हुए हैं, और 63,000 जो है 63 के ड्रॉट इन द 19 स्टेट। तो 19 स्टेट्स के अंदर जो सूखे की स्थिति आ गई थी उसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिले हैं। तो एक बहुत जो डेटा है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। श्रिंकिंग फॉरेस्ट की बात की जा रही है, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात ही कर रहा हूँ किस तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं आएगा? सिंपल चीज़ें सोचिए आप कि एक तरीके से जो फॉरेस्ट है, अब यहाँ पे हाथी लोग रहते हैं बहुत सारे, वो अपना रहते हैं बेचारे। अब हमने क्या किया, इस फॉरेस्ट से वो एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, ये सपोज ये लंबस फॉरेस्ट, हमने क्या किया, यहाँ पे बीच में रोड बना दी। अब हम यहाँ से रोड बना दी, यहाँ पे कुछ लोग दुकानें आ गए, यहाँ पे कुछ लोगों ने घर बना लिया, तो हमने बीच में उसका रास्ता रोक दिया। तो अब वो तो देखिए, हम तो चले जाते हैं, एरोप्लेन से चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं, बाय रोड चले जाते हैं, हमारे पास साधन है। लेकिन उनके पास क्या साधन? उनके पास तो कोई साधन नहीं है। जब उन्हें भूख लगेगी, उन्हें यहाँ रिसोर्स नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ से दूसरी जगह तो जाएंगे ही। जब वो दूसरी जगह जाएंगे तो यहाँ से होके गुजरेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पे किसकी गलती है? क्या ये हमारी गलती है, ये सामने वाले की गलती है? इसको आपको समझना होगा। ये हमारी ही गलती है कि हम इस तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम डेवलपमेंट तो करें, चीज़ों को देखें, पर एक तरीके से क्या हम सिर्फ इंसानों के लिए जी रहे हैं? क्या ये जो प्लेनेट, हमें ये आज ये क्वेश्चन उठाना होगा कि ये जो प्लेनेट है हमारा, क्या ये इंसानों के लिए है सिर्फ? क्या ये एनिमल्स के लिए नहीं है? इसमें उनका भी बराबर का अधिकार है। क्या ये पेड़ पौधों के लिए नहीं है? उनका भी बराबर का अधिकार है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए उनकी चीज़ों को बिल्कुल एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। एनिमल्स का भी यहाँ पे बराबर का हिस्सा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको भी राइट्स देने की बहुत ज़्यादा आज ज़रूरत है। एक मांग उठाने की ज़रूरत है कि उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। श्रिंकिंग फॉरेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे एक डेटा जो मैं बात कर रहा हूँ, उसी को मैं फुलफिल कर रहा हूँ कि किस तरीके से फॉरेस्ट जो हमारे श्रिंक हो रहे हैं। 2014 से 2018 की बात कर रहे हैं तो 7747 जो टाइगर्स हैं और ज़्यादा बढ़े हैं। इसके वजह से एरिया देखिए, टाइगर कंजर्वेशन का जो एरिया है वो श्रंक हो रहा है। अब देखिए, जिनको जितना उनका एरिया था, हम क्या कर रहे हैं, हम उनके एरिया में पहुंच रहे हैं, जबकि उनका एरिया निर्धारित था, हम उनके एरिया में जाके अपने घर बना रहे हैं। तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमको एक तरीके से हम छोटी जगह पर नहीं रह पा रहे, हमको बड़ी चीज़ चाहिए, हम और ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हमको और ज़्यादा पैसा चाहिए, हमको और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम चाह रही, तो कॉन्फ्लिक्ट तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइगर कंजर्वेशन 179 स्क्वायर किलोमीटर श्रिंक हुआ है। फॉरेस्ट कवर जो है 38% जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ये चीज़ हुआ है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। 5/21 मतलब 21 में से 5 रिवर्स जो बेसिन एरिया है यहाँ पे आप रख सकते हैं आर द वाटर स्कैर्सिटी। तो जो पानी का जो बेसिन एरिया है वहाँ पे पानी की कमी, बहुत ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी जो है देखने को मिली है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने बात किया था वेस्टर्न घाट के ऊपर, जो 2 कमेटी की रिपोर्ट आई, इस 2 कमेटी की रिपोर्ट को आपको जरूर से जान लेना चाहिए। एक है गडकिल कमेटी और एक है कस्तूरी रंगन कमेटी। गडकिल कमेटी ने बताया था इंटायर वेस्टर्न घाट इज एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। इसने ESA इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया सभी के सभी जो पूरा इंटायर जो एरिया है उसको
कर दिया था, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मना कर गई थी। क्या? जैसे कि रिकमेंडेशन ऑफ बॉटम ऑफ अप्रोच कंजर्वेशन, ग्राम सभा ही वहाँ पे देखेगी, क्योंकि जो उस लेवल पे रह रहे हैं, अब देखिए सेंटर से कोई आदेश आ गया, ऊपर बैठे लोगों ने कोई यहाँ पे डिसीजन दे दिया, तो वो लोग थोड़ी ना वहाँ पे जाके देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो वहाँ पे जैसे ग्राम सभा हो गई है और जो इस तरीके से गांव के लोग हैं, वही उन्हें ही इन सारी चीज़ों की वैल्यू पता होगी कि उनकी फॉरेस्ट की वैल्यू क्या है, उन्हें इस वक्त हवा मिल रही है, वो सारी चीज़ें मिल रही है। तो वो लोग अगर डिसीजन ले, वहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करे डिसीजन मेकिंग में, तो एक बहुत अच्छा होगा। तो गडगिल कमेटी की बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, लेकिन इसको माना नहीं गया। फिर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट आई है, तो अभी हम इसको देखते हैं। रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था, जैसे 3 जोन यहाँ पे डिसाइड किए थे, इसको आपको समझना होगा कि 3 ग्रेड्स के इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है कंपाइल किया था। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 एरिया बनाया था। इन्होंने बताया था कि अगर जो हाई प्रायोरिटी जो है, यहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकता, बड़े बड़े अब डैम्स नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इस तरीके से सभी चीज़ों को इलीगल तरह दे दिया था, यहाँ पे मना किया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी हटा दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आएगा। रेगुलेट ओवरसीज कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट, इन सब के रेगुलेटरी के अंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें कही गई थी इसके अंदर गडगिल कमेटी रिपोर्ट के अंदर। लेकिन फिर आती है कस्तूरीरंगन कमेटी, इसके अंदर इसने सिर्फ 37, देखिए इन्होंने फुल एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बता दिया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 37% एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बताया है। तो ये इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है। आप एक्सप्लॉइट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ देखने को मिलेगा ही। एविडेंसेस यहाँ पे बताया जाए, एम्फेसिस डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन द प्राइमरी गवर्नमेंट के हाथ पे डायरेक्ट कर दिया गया, ब्यूरोक्रेसी फॉरेस्ट ऑफिशियल के हाथ पे कर दिया गया है, जो कि ग्राम सभा के हाथ पे थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमको समझना कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। आप अपने पॉइंट्स भी जरूर दे सकते हैं हमें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टू बी द परमिटेड ecological sensitive area only after detailed study recommended complete ban on the quarrying mining and sand mining in ecological sensitive area। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। Strengthen the current legal framework such as the State Pollution Control Board and the State Biodiversity Board। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा कि हमें करंट जो लीगल फ्रेमवर्क उसको स्ट्रेंथन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट बायोसिटी बोर्ड को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। तो यही सारी चीज़ थी जो हमने डिस्कस करी। देखिए एक बहुत हॉलिस्टिक वे में हमने सभी चीज़ों को डिस्कस किया है, डिस्कशन हमने किया है और एक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है। लेक्चर कैसा रहा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो फटाफट लेक्चर को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपकी शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसे कि हम सभी लोग कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप शेयर करेंगे तो हम लोग एक तरीके से हमारा ग्रुप जो है बड़ा बनेगा, तो मुझे भी और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी कि मैं और जो है आप लोगों की बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें लेके आता रहूं। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, तभी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तभी एक मिल के अवेयरनेस ला सकते हैं। जो रियल एजुकेशन की ज़रूरत है, आज इंडिया को ज़रूरत है, आज एक वर्ल्ड को रियल एजुकेशन की ज़रूरत है, हम इन सभी चीज़ों को प्रमोट कर पाएंगे। देखिए हमारा मकसद सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना नहीं है, बल्कि एक समझदार इंसान बनना है हमारा मकसद है। जो हम एक सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस लाना चाहते हैं, एक फ्री एजुकेशन, और फ्री एजुकेशन के साथ सिर्फ वो एजुकेशन फैक्ट्स बेस्ड ना रहे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सिर्फ ना रहे, एक समझदारी, एक इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल हम पर्सन बन सकें। इसलिए इस और की ओर एक हमारा एक प्रयास है जिसको आप लोगों को सफल करना है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो इस लेक्चर को शेयर करते रहिए और लोगों तक एक स्प्रेड करिए एजुकेशन को, और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयरिंग कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, उतना ज़्यादा एक अपने लेवल पे करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।